अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमने एक बर्नौलिस इक्वेशन की एप्लीकेशंस के अगले हिस्से को स्टडी करना है, जिसमें हमने देखना है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है। तो चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, उसका 6.6 आर्टिकल पढ़ रहे हैं और ये हमारा 7th लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हम लोग इफ़ेक्ट्स और एप्लीकेशंस देख रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। जो अब हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे और फिर इसको समझते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड pressure of a fluid। जब हमारा एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी मूवमेंट के दौरान उसकी स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन होता है, ये हमने स्टडी करना है। और ये सिखाएगा कौन हमें? ये बर्नौलीज इक्वेशन सिखाएगी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी समझ लें कि इसके अंदर वाटर मौजूद है। हम इस पाइप को देखते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, कहीं पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस या ग्राउंड से इसकी हाइट को देखें तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली थी कि जब भी हमने हाइट को देखना होता है तो हम सेंटर ऑफ द फ्लूइड से देखते हैं। तो इस केस में अगर मैं इस हाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे जो फ्लूइड की हाइट है, अगर मैं उसे h1 का नाम दे दूँ और बिल्कुल सेंटर में अगर हम अपने फ्लूइड की हाइट को देखें और उसको भी अगर मैं h2 का नाम दे दूँ, तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये दोनों हाइट्स इस वक्त इक्वल हैं, क्योंकि हमने अपने पाइप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। तो हमारी h1 इक्वल होगा h2 के, तो फिर हम इसे h1 h2 लिखने की बजाय खाली h भी लिख सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो इन क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ को, जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नज़र आ रहा है, वो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। और इस पॉइंट पे अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। और हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये चीज़ सीख चुके हैं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होती है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। हम उस इक्वेशन को a1 v1 इज़ इक्वल टू a2 v2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इस फॉर्म में प्रूव कर चुके हैं। या हम ऐसे भी लिखते थे कि a v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड कांस्टेंट होती है। और अगर हम स्पीड को इस तरह से लिखें कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया, और फिर अगर कांस्टेंट और इक्वल को हम लोग रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है कि हमारी स्पीड और एरिया के दरमियान यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना हमारा एरिया ज़्यादा होता जाएगा उतनी हमारी स्पीड कम होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला एंड जो हमारा पहला एंड है पाइप का, इस एंड का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड कम होनी चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पीड कंसिडर की है प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे, वो है 0.20 मीटर पर सेकंड। और अगर हम आगे चलें तो इस सेंट्रल पोर्शन ऑफ पाइप में अगर हम लोग देखें तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई होगी। तो हमारे बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं वो है 2.0 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ज़्यादा हो गई जब एरिया कम हो गया। अब हम यहाँ पे स्पीड और एरिया का रिलेशन नहीं देख रहे। स्पीड और एरिया का रिलेशन तो हम लोग पहले से इस्टेब्लिश कर चुके हैं, हम पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो ये देखना है कि प्रेशर का और स्पीड का क्या रिलेशन है, क्योंकि हम रिलेशन बिटवीन
स्पीड एंड प्रेशर यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रेशर गेजेस लगाए हुए हैं। अगर आप देखें इस पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे हमने एक प्रेशर गेज लगाया जो यहाँ पे फ्लो करते हुए फ्लूइड का प्रेशर हमें बताएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेशर गेज लगाया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेशर गेज लगाया है, और हम इन प्रेशर्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। और जब इन प्रेशर गेजेस से हम प्रेशर मेजर करते हैं तो हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को पहले हम मैथमेटिकली ड्राइव करके देखते हैं, फिर फिजिकली भी उसको देखते हैं। हम ये एक एप्लीकेशन देख रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। मैं आपके सामने बर्नौलीज इक्वेशन दोबारा से लिखता हूँ। हमने सीखी क्या था कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 square plus rho GH2. The sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume ये कांस्टेंट रहता है। ये हमारी थी यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इस सिनेरियो पे, इस केस पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो एरियाज हैं उस पे, इस जगह पे पॉइंट ए पे जो हमारा प्रेशर है हम उसे पी ए का नाम दे देते हैं, और इस जगह पे जो हमारा प्रेशर है हम उसे पी बी का नाम दे देते हैं। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही होगी। हम देखेंगे यहाँ पे प्रेशर पे इस स्पीड के चेंज होने का क्या इफेक्ट हो रहा होता है। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी, जहाँ पे हमारी हाइट h1 और यहाँ पे h2, ये दोनों हाइट्स क्या हैं, ये दोनों हाइट्स इक्वल हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, हाइट्स इक्वल कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से डेवलप होगी। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, अब मैं H1 नहीं लिख रहा बल्कि मैंने सिर्फ H लिख दिया। इसी तरह P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, यहाँ पे भी H1 नहीं लिखा बल्कि H लिख दिया। अगर अब इन दो फैक्टर्स को आप दोनों एंड्स पे देखते हैं, ये वाला फैक्टर यहाँ पे और ये वाला फैक्टर यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स तो एग्जैक्टली सेम है। तो सेम फैक्टर्स होने की वजह से हम इन दोनों फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि हमने इस पॉइंट को अगर P1 कंसीडर कर लें और इसे P2, तो हम इस प्रेशर को P1 की जगह पे लिख देंगे PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और V1 पे चूंकि हमने स्पीड को A का नाम दिया हुआ है तो हम इसे कह देते हैं VA स्क्वायर, और ये वाला ही फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। दूसरी तरफ जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। अब अगर इसमें हम प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारी स्पीड कम होने वाली है और यहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, और इसी का इफेक्ट हमने प्रेशर के ऊपर देखना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे PA यहाँ पे लिखा रहने दें और ये जो PB है इसको उठा के इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस PB हमारे पास आ जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है हाफ रो VB स्क्वायर माइनस, ये वाली टर्म उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो हाफ रो VA स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें से भी कुछ चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, PA माइनस PB और हाफ रो, अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, हमारे पास ये एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप होके हमें मिल जाता है। अब इस रिलेशन में हमारे पास अगर हम इस प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें रो पता होनी चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम कंसीडर करें कि इसके अंदर जो फ्लो करता हुआ फ्लूइड है वो वाटर है, तो हमें पता है कि हमारे पास वाटर की जो डेंसिटी हुआ करती है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के इक्वल होती है। तो हम इधर डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम
पर क्यूबिक मीटर। और वेलोसिटीज़ भी हम लोग जानते हैं, वी ए कितनी है और वी बी कितनी है। अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारा ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर साथ में वी बी जो कि हमारे पास 2.0 है, तो 2.0 इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह माइनस जो वी ए है वो 0.20 है, हम इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसका भी स्क्वायर लेंगे, और फिर हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। और इसका आंसर जो हमारे पास आता है इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद, वो 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। 1980 यानी जब हम पी ए माइनस पी बी कर रहे हैं, यानी इस एंड पे मौजूद प्रेशर में से इस एंड पे मौजूद प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 1980 आंसर आ रहा है। और ये आंसर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होने का मतलब ये है कि आपका जो प्रेशर एट ए था दैट वाज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। ए का प्रेशर बी के प्रेशर से ज़्यादा था, इसलिए इनका डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट नज़र आ रहा है कि जिस जगह पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था वहाँ पे हमें प्रेशर भी ज़्यादा मिल रहा है, और जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था वहाँ पे हमारा प्रेशर भी कम आ रहा है। तो अगर इसको स्पीड के साथ रिलेट करके देखें तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारी स्पीड कम होती है। तो जिस जगह पे हमारी स्पीड कम थी वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर मिल रहा था, और जिस जगह पे हमारी स्पीड ज़्यादा थी वहाँ पे हमें कम प्रेशर मिल रहा था। तो यही चीज़ हमें मैथमेटिकली भी नज़र आई, और जब हमने अपने प्रेशर गेजेस के साथ इस चीज़ को मेजर किया तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर रिजल्ट देखने को मिला। तो हम लोग फिर एक रिजल्ट यहाँ से डेवलप करते हैं जो प्रेशर और स्पीड को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। तो वो रिजल्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वेयर the speed of fluid is high, the pressure will be low and vice versa। यानी जहाँ पे स्पीड हमारे फ्लूइड की ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और जहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान में हमें इन्वर्स रिलेशन नज़र आता है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारी बुक में कोट की गई हैं। हम उन एग्जांपल्स को एक एक करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हम लोगों ने देखा, प्रूव किया, उसको एनालाइज किया कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इस इफ़ेक्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस में हमें नज़र आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पहली एप्लीकेशन जो हमारी बुक में बताई गई है वो है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। कि हमारे पास जो एरोप्लेन होता है उसको लिफ्ट किस तरह से किया जाता है इस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए। हम लोगों ने देखा है कि जब हमारा एरोप्लेन उड़ता है तो उड़ने से पहले वो रनवे के ऊपर काफ़ी देर तक मूव करता है, और उस मूवमेंट के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है और अल्टीमेटली वो रनवे से टेक ऑफ करके हवा के अंदर चला जाता है। तो इस मूवमेंट की एक एरोप्लेन को क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो क्यों रनवे के ऊपर पहले मूव करता है और उसके बाद लिफ्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, वो हमें रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर समझाएगा। हमारे पास जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके विंग्स को एक ख़ास शेप के अंदर डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि ये आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है जो हमारे बुक के अंदर डिस्प्ले की गई है। हम इस विंग को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसका एक एंड जो है हमारी स्ट्रीम लाइंस को सपोर्ट करे, यानी जब फ्लूइड वहाँ से पास करे तो उस फ्लूइड के पैसेज की वजह से जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो इंक्रीज़ हो जाए।
और एक उसका एंड इस तरह से बिहेव करे कि वहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए। मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ। अगर हम एक एरोप्लेन के विंग को साइडवेज देखें, एक साइड से देखें, तो वो हमें कुछ इस तरह से बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जैसे कि हमारी बुक के अंदर नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा प्लेन है जो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड होगा जो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे मूव कर रहा होगा। अगर हम इस फ्लूइड की मूवमेंट को यहाँ पे देखें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस, तो इस तरह से इस विंग को डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से जब इस प्लेन के विंग के पास से गुजरें, तो वो स्ट्रीम लाइंस कुछ इस तरह से बिहेव करना शुरू करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये मैं इसका अपर पार्ट जो है विंग का, उस पे से पास करने वाली स्ट्रीम लाइंस दिखा रहा हूँ। इसी तरह जो स्ट्रीम लाइंस इसके लोअर एंड से पास करके आगे की तरफ जा रही होती हैं, वो स्ट्रीम लाइंस कुछ इस तरह से बन रही होती हैं। आपने फिजिकली इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखेंगे तो जो अपर पार्ट ऑफ द विंग है, वहाँ पे जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपको एक दूसरे के करीब करीब नज़र आ रही होती है। तो जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमारे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाला एंड है वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से कुछ फासले पे नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हमारे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड कम होती है। यानी हम विंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि इसके अपर एंड पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और लोअर एंड पे इसके फ्लूइड की स्पीड कम हो जाती है। तो हमें पता है कि जिस जगह पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। यानी अगर अपर एंड की बात करूँ, यहाँ पे मैं प्रेशर को P1 कह देता हूँ और लोअर एंड पे मैं प्रेशर को P2 कह देता हूँ। तो चूँकि फ्लूइड की स्पीड अपर पार्ट पे ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाना है, और नीचे वाले पार्ट पे क्योंकि फ्लूइड की स्पीड कम हो गई है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा प्रेशर जो डाउनवर्ड्स क्रिएट हो चुका है, ये इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगी जो हमारे प्लेन को अपवर्ड मूव करवाने में हेल्प करेगी, यानी उसको लिफ्ट करने में हेल्प करेगी। तो हमें ये चीज़ फिर यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि हमारे एक एरोप्लेन को लिफ्ट किस तरह से मिलती है। यानी हम उसके विंग को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसके अपर पार्ट पे स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाए और उसके लोअर एंड पे स्पीड ऑफ फ्लूइड कम हो जाए, और ज़्यादा स्पीड वाली जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा, कम स्पीड वाली जगह पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगी जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर देगी। यही टेक्निक आगे भी इस्तेमाल होती है अगर हम किसी टेनिस बॉल को स्विंग करवाना चाहें। हमें पता है कि अगर किसी टेनिस के बॉल को स्विंग करवाना होता है तो उसको टेनिस के रैकेट से इस तरह खेला जाता है, इस तरह से स्ट्रोक लगाया जाता है उस पे कि बॉल ना सिर्फ आगे की तरफ जाए बल्कि साथ में वो रोटेट भी करे। अब जब टेनिस जिस जगह पे खेला जा रहा है वो जगह पे एयर भी मौजूद है, तो हमारा जो वो बॉल होगा वो उस एयर में से मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा, तो वो आगे भी जाएगा और साथ में वो रोटेट भी करेगा। अब इमेजिन करें कि हमारा ये एक टेनिस का बॉल है। इस टेनिस के बॉल को हमने रोटेट भी करवाया और आगे की तरफ भी भेजा। हमारा ये टेनिस का बॉल इस तरह से इस डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ भी जा रहा है। अब अगर हम स्ट्रीम लाइंस की बात करते हैं, तो जिस तरह यहाँ पे एयर की स्ट्रीम लाइंस मौजूद थी, यहाँ पे भी एयर की स्ट्रीम लाइंस मौजूद होंगी जिनको क्रॉस करते हुए ये आगे की तरफ जा रहा होगा। तो अगर उन स्ट्रीम लाइंस को हम लोग देखें, मैं यहाँ पे उन स्ट्रीम लाइंस को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रीम लाइंस मूव कर रही होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी स्ट्रीम लाइंस मौजूद होंगी जो इस बॉल को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रही होंगी। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने देखनी है। अगर आप बॉल की रोटेशन को देखते हैं, तो अपर एंड को अगर हम लोग देखें ऊपर वाले हिस्से में, तो आपके बॉल की रोटेशन और जो ये स्ट्रीम लाइन आपको नज़र आ रही है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि ये बॉल की रोटेशन इस स्ट्रीम लाइन को डिस्टर्ब कर सकती है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से
जो अपर पोर्शन पे स्ट्रीमलाइंस है उनके दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्पीड वहां पे कम होना शुरू हो जाएगी। और जो लोअर एंड आपको नजर आ रहा है उस लोअर एंड पे अगर आप स्ट्रीमलाइंस की डायरेक्शन देखें और बॉल की रोटेशन की डायरेक्शन देखें तो वो दोनों डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइंस की जो मोशन है इसको सपोर्ट मिल रही होगी हमारी बॉल की रोटेशन के साथ। तो उससे होगा क्या कि नीचे वाला जो एंड नज़र आ रहा है वहाँ पे स्ट्रीमलाइंस, वहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो नीचे स्पीड ज़्यादा हो गई, ऊपर स्पीड कम हो गई। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो अपर पार्ट पे इस केस में जैसे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और लोअर पार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा जो बॉल है वो स्विंग करता हुआ डाउनवर्ड्स नीचे वाली डायरेक्शन में चला जाएगा और इससे हम प्लेयर को डिसीव कर सकते हैं। तो ये तो दो एग्जांपल्स हो गई कि लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन और स्विंग ऑफ अ टेनिस बॉल। इसी तरह की स्विंग आप किसी भी बॉल के अंदर प्रोड्यूस करा सकते हैं। आप फुटबॉल में भी इसी तरह की स्विंग प्रोड्यूस करा सकते हैं। जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब फ्री किक्स लगाए जाते हैं तो उसमें बॉल बहुत बहुत लंबे कर्वेचर्स जो है वो तय करता हुआ गोल पोस्ट के अंदर चला जाता है। तो वो स्विंग भी बिल्कुल इसी तरह से प्रोड्यूस कराई जाती है। इसी तरह जो हमारे टेबल टेनिस या पिंग पोंग का बॉल होता है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से स्विंग प्रोड्यूस कराई जा सकती है। तो ये तो दो एप्लीकेशंस होगी। उसके अलावा जो हमारी चिमनीज़ हैं, हम ने अक्सर देखा होगा कि जो चिमनीज़ बनाई जाती हैं उन चिमनीज़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। यानी एक ऐसा कमरा है आपके पास मौजूद जिसके अंदर आप सर्दियों में आग जलाते हैं और उस आग का धुआं इकट्ठा होता है और उस धुएं को कमरे से बाहर निकालने के लिए हमने एक चिमनी बनाई हुई है और उस चिमनी की हाइट को हम अपने जो घर होता है उसकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज ये एक नीचे आपके पास रीजन है जिस रीजन में आपने लकड़ियाँ या कोई भी कंबस्टेबल चीज़ रखी हुई है जो जलेगी और उससे हीट जनरेट होगी सर्दियों में। और फिर आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक सर्टन हाइट के साथ घर से बाहर तक एक चिमनी प्लेस कर देते हैं। अब जब ये आग जलेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होगा, धुआं बनेगा और वो धुआं अगर ये इस कमरे के अंदर रखा हुआ है तो कमरे के अंदर बिखर जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते कि इस धुएं को कमरे में फैलने दें। तो उसके लिए हम एक चिमनी बनाते हैं और उसकी सर्टन हाइट रखते हैं और उसे घर के ऊपर तक ले जाते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि चिमनी की अगर हाइट हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ऊपर जब सर्टन हाइट पे पहुंचते हैं तो हमें पता है वहाँ पे एयर का फ्लो भी होता है। इस जगह पे हमारी एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करती हुई आगे की तरफ जा रही होगी। अब एयर के यहाँ पे ज़्यादा फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि स्पीड ऑफ फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा है। तो ज़्यादा स्पीड की वजह से इस जगह पे जो प्रेशर होगा, अगर मैं उसे P1 की नाम दे दूँ तो वो प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू हेयर, क्योंकि यहाँ पे स्मोक तो मौजूद है लेकिन उस स्मोक की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो आपका स्मोक ज़्यादा प्रेशर वाले रीजन से निकलेगा और कम प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी ऊपर जो एयर की ज़्यादा स्पीड है वो वहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज़ करती है और स्मोक जो कमरे में इकट्ठा होना था वो लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लाई करके बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये है बेसिकली चिमनी का प्रिंसिपल जो कि इसी रिलेशन पे बेस कर रहा है कि जहाँ स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। और इसी चीज़ को परफ्यूम बॉटल्स और पेंट स्प्रेयर्स में भी यूज़ किया जाता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉटल है जिस बॉटल के अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है, जैसे पेंट ले सकते हैं या परफ्यूम ले सकते हैं इस तरह से, और ये लिक्विड यहाँ पे इस तरह हमारे पास मौजूद है। और फिर इसका अपर पार्ट जो है वो क्लोज्ड होता है लेकिन उसमें से एक पाइप होता है जो नीचे जा रहा होता है और वो यहाँ तक फ्लूइड के अंदर डिप हुआ होता है। अब अगर हम इस तरह का एक मैकेनिज़्म यहाँ पे जनरेट कर लें
कि उस मैकेनिज़्म में हम अपर पार्ट के ऊपर इस तरह से करके एक अरेंजमेंट बनाएं और इस अरेंजमेंट में एक मैकेनिज़्म बना लें जो मैकेनिज़्म एयर को थ्रो कर सकता हो। अब अगर आप समझें कि ये एक पंप सामने बनाया है जो एयर को पुश कर सकता है, अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारी जो एयर है वो मूव करते हुए बाहर की तरफ निकलेगी। अब ज़्यादा स्पीड से एयर बाहर निकलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड इस जगह पे ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर जो यहाँ पे परफ्यूम था या यहाँ पे जो पेंट था वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले रीजन में आना शुरू हो जाता है और फिर इधर मौजूद एयर के साथ मिक्स होके वो आगे की तरफ निकल जाता है। यानी जो ओपनिंग से नोज़ल से बाहर निकल रहा है वो एक मिक्सचर होता है एयर का और एयर के साथ मौजूद वो परफ्यूम या पेंट के ड्रॉपलेट्स का जो नीचे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इस तरफ आ गए थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बर्नौलीज़ इक्वेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखी जिसमें हमने कहा कि जहाँ पे किसी भी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और जहाँ पे स्पीड कम हो जाती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब इसी एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के तौर पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, जिसको ब्लो कर सकते हैं, जिसमें हवा भर के हम उसे फुला सकते हैं और वो एक इनफ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट हो जैसे कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम इसे एफिशिएंटली फुलाना चाहते हैं, इसमें हवा भरना चाहते हैं, तो अगर स्टूडेंट से ही पूछा जाए कि किस तरह से हम इसे बहुत एफिशिएंटली फुला सकते हैं, तो उसका जो आंसर मिलता है वो ये होता है कि आप इसको अपने मुंह के करीब लाएं और उसमें हवा भरने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसको फुलाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ज़रा। तो ये देखा आपने स्टूडेंट्स, मैंने इसको फुलाया और आपने देखा कि मैंने कोई 5-6 ब्लोज़ के अंदर इसको मुकम्मल तौर पे फुला दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इसी तरह से हवा भर के फुलाने की कोशिश करें तो एक और अंदाज़ में भी इसे फुलाया जा सकता है और फिर आप इन दोनों मेथड्स की एफ़िशिएंसी का कंपैरिज़न कीजिएगा। ज़रा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने? अब की बार मैंने इसको फुलाने के लिए अपने मुंह से थोड़े से फासले पे रखा और थोड़ी दूरी से इसमें एयर जो थी वो ब्लो की और सिर्फ एक सिंगल ब्लो के अंदर ये मुकम्मल फूल गया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? इसकी वजह बहुत सादा है और वही इफ़ेक्ट जिसे हम स्टडी कर रहे थे वो इसकी रीज़न है कि जब मैंने इसको थोड़े से फासले पे रख के ब्लो किया तो जो मेरे मुंह से निकलने वाली हवा थी उसकी स्पीड सराउंडिंग पे मौजूद एयर की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा थी और उस ज़्यादा स्पीड की वजह से इसके अंदर जाने वाले रास्ते में जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब उस कम प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए इसके साइडों पे मौजूद ज़्यादा प्रेशर वाली एयर भी हमारी ब्लो की हुई एयर का हिस्सा बन गई और ना सिर्फ हमारी ब्लो की हुई एयर बल्कि साइडों वाली एयर भी इसके अंदर गई और ये मुकम्मल बहुत जल्दी एक ही ब्लो में पूरे का पूरा फूल गया। स्टूडेंट्स, प्रेशर और स्पीड के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम एक और छोटे से एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करके देखते हैं। हमने देखा जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये आपके सामने दो टिन कैन्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं। हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों टीन्स के दरमियान में एयर को ब्लो करते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होगा? अगर हम उस एक्सप्रेशन को ज़हन में रखें जो बर्नौलीज़ थ्योरम है और उसका जो इफ़ेक्ट है, तो हमें पता है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान में एयर को ब्लो करता हूँ, तो एयर के ब्लो करने से यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे प्रेशर कम होगा और उस प्रेशर की वजह से जो साइडों पे एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से इन दोनों टिन कैन्स को एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। यानी अगर हम लोग एयर इसके दरमियान में ब्लो करते हैं तो उससे ये टिन कैन्स एक दूसरे के करीब आएंगे। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। तो मैं आपके सामने ब्लो करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा
कि ये जो 2 टिन कैन्स थे, जब ये एक दूसरे से दूर पड़े हुए थे और हम लोगों ने इनके दरमियान में एयर को ब्लो किया, तो ये एक दूसरे से मज़ीद दूर जाने की बजाय एक दूसरे के करीब आ गए। ये चीज़ हम लोगों ने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में भी डिस्कस करनी है कि अगर आपके पास 2 बोट्स हों या 2 कोई भी व्हीकल्स हों जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो उनके दरमियान में अगर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और साइडों में मौजूद एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर एक दफ़ा इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब एयर इनके दरमियान में से फ़्लो करती है तो उस एयर की ज़्यादा स्पीड कम प्रेशर क्रिएट करती है और साइडों वाला ज़्यादा प्रेशर जो है उनको एक दूसरे की तरफ धकेल देता है। तो ये चंद एक एप्लीकेशंस थी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम एक्सरसाइज में जाके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। हम लोगों ने इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशंस भी साथ में देखी। यकीनन आपने इन एप्लीकेशंस को समझा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। इसकी फर्दर एप्लीकेशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।